हेलो दोस्तों, आज फिर लेके आए आपके लिए ऑडियो बुक पार्ट नंबर 6 विनिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर रमेश अरोड़ा। मन को दें शक्ति, शक्ति का संदेश। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 100% सही शक्ति है। यह फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट इस विचार में सशक्त आस्था रखता था कि युद्ध से पहले मस्तिष्क में जीते जाते हैं, फिर मैदान में। मन की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। स्वामी विवेकानंद का उद्घोष था, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। यही एक शाश्वत सत्य है। अतः हम हर समय अपने मस्तिष्क को ऐसे विचारों से ओतप्रोत करना चाहिए जो हमें अधिक प्रेरणावान, उत्साही, प्रतिबद्ध एवं साहसी बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी में एक समानता थी। दोनों ही अपने को निरंतर सार्थक संदेशों से ऊर्जावान बनाए रखते थे। गृह युद्ध की भीषण ज्वाला में भी लिंकन आहत नहीं हुआ। व्हाइट हाउस की छत पर कई कई रात अकेला टहलता रहता था। वह अपने आप से बातें कर रहा होता। मौन, शांत, गंभीर मनोविज्ञान की एक अति लोकप्रिय विद्या है ऑटो सजेशन, जिसका अर्थ है अपने आप को संदेश देना। प्रसिद्ध विद्वान पीटर फेल्चर का ये मानना है कि मन व मस्तिष्क को सही दिशा देना जितना अधिक अच्छी प्रकार से स्वयं के संप्रेषण से संभव है, उतना अन्य किसी विधि से नहीं। मन को एकाग्र कर यदि उससे सबल इच्छा शक्ति से कोई संदेश, आज्ञा अथवा परामर्श दिया जाए तो उसका सशक्त प्रभाव पड़ता है। अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित कर हम सफलता में प्रसन्नता की स्थिति की यदि कल्पना करें तो ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। निश्चित रूप से मन को दिए जाने वाले सुझावों से चमत्कार उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस हेतु किसी सम्मोहन विद्या की अनिवार्यता नहीं, केवल संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, जिसे उत्पन्न करना हर मानव के बस में है। केवल हम अपने मन को समझाना है, उसे मानना है, उसे जगाना है, तो उसे सकारात्मक ढंग से सक्रिय करना है। सिद्धांत की सर्वव्यापकता अपने आप को शक्तिदायी संदेश हर महत्वपूर्ण अवसर पर दिया जा सकता है। आइए देखें कुछ उदाहरण। नंबर 1, इंटरव्यू से पूर्व। मैं इंटरव्यू में शांति एवं धैर्य से सभी प्रश्नों का उत्तर आत्मविश्वास से दूंगा। नंबर 2, परीक्षा से पूर्व। मैं परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर उत्कृष्ट ढंग से दूंगा। मेरे अंक अवश्य अच्छे आएंगे। व्यायाम करना अथवा घूमते समय मैं नित्य प्रति पहले से अधिक स्वस्थ बन रहा हूँ। शुद्ध वायु मुझे अनुप्राणित कर रही है। नंबर 4, अच्छी पुस्तक पढ़ते समय। मैं इस पुस्तक के लेखक से साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह पुस्तक मेरे लिए ही लिखी गई है। नंबर 5, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते समय। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मैं उससे कुछ गुण अवश्य ग्रहण करूँगा। नंबर 6, सामाजिक मेल मिलाप के समय। मैं एक प्रसन्नचित्त एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं इस सामाजिक अवसर को अधिक उपयोगी एवं सुखद बना सकता हूँ। नंबर 7, ध्यान पर बैठने से पूर्व। आज मेरा साक्षात्कार अपने प्रभु से अवश्य होगा। नंबर 8, यात्रा कर आरंभ से पूर्व। यह यात्रा निश्चित रूप से मेरे लिए शुभ होगी। क्रोध नियंत्रण हेतु। धीरे धीरे मैं अपने क्रोध पर काबू पा रहा हूँ। न्याय व्यापार आरंभ करने पर। इस व्यापार में मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। संकट के समय यह संकट अवश्य समाप्त होगा। सुख के दिन अवश्य आएंगे। मैं तथा मेरा ईश्वर किसी भी विपत्ति के समान सामना कर सकते हैं। नंबर 12, निद्रा से पूर्व। आज रात्रि मैं आनंददायक निद्रा का संपूर्ण रसस्वादन करूँगा। उपरोक्त उदाहरण प्रतीकात्मक है। अवसर कोई भी हो, उससे संबंधित अपने संदेश को मन मस्तिष्क में जागृत कीजिए, दोहराएं उसे और तब तक उसे दोहराते रहिए जब तक वह आप
के चित्त एवं चिंतन को अंग नहीं बन जाता। कल्पना कीजिए एक सुखद स्थिति की, एक सुखद भविष्य की। जो आपने सोचा वह काफ़ी सीमा तक पूरा हुआ। परिस्थितियाँ यदि नहीं भी बदले तो भी आंतरिक शक्ति उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ अवश्य करेगी। संकल्प और सफलता। 2500 वर्ष पूर्व यूनान में भाषण कला का जोर था। हर युवक एक अच्छा वक्ता बनना चाहता था। ऐसा ही एक युवक अपने मन में संकल्प लेकर एक संध्या अपने घर से निकला। जान पहचान उपवन में वह पहुंचा तथा अनुरोध कर कई लोगों को अपने चारों ओर एकत्रित किया। सभी नए वक्ता ऐसे ही करते थे, अतः उसने भी ऐसे ही किया। ये उसके जीवन में भाषण देने का पहला अवसर जो था। लोग इकट्ठे हुए, वह बने हुए मंच पर जट गया। उसने भाषण देना आरंभ किया। कुछ ही मिनट हुए होंगे, भीड़ छंटने लगी तथा देखते ही देखते अब वह अकेला रह गया। उसका भाषण कोई भी सुनने नहीं रुका। कार्य स्पष्ट था, वह युवक तुतलाता था, वह साथ ही अकलाता भी था। सामान्य व्यक्ति तो ऐसी स्थिति में भाषण कला का संकल्प ही त्याग दे, किंतु ये युवक इस बात की इच्छा शक्ति लिए था। वह एक यूनानी चिकित्सक के पास गया तथा उसने अपनी मनोव्यवस्था सुनाई। चिकित्सक ने उसे ढंढास बंधाया तथा उसको जीभ के नीचे रखने के लिए छोटे छोटे कंकड़ दिए। शिक्षक ने कहा, युवक तुम चाहो तो अपनी जन्मजात निर्बलता को लगन व परिश्रम से समाप्त कर सकते हो। जाओ अभ्यास करो बोलने का। युवक ने वे छोटे छोटे कंकड़ अपनी जीभ के नीचे रखकर तथा यूनान के समुद्र की लहरों को उद्बोधित करके युवक बोला, लहरों, आज से तुम ही मेरी गुरु तथा मैं तुम ही मेरी श्रोता। और वह नौजवान घंटों घंटों समुद्र के किनारे खड़ा रहो। लहरों को अपना श्रोता माना, भाषण देने लगा। लहरों के उतार चढ़ाव के साथ उसकी वाणी भी उतार चढ़ाव आने लगे। अभ्यास अभ्यास तथा और अधिक अभ्यास। दिन बीत गए, सप्ताह भी तथा महीने भी। वह नवयुवक अपनी भाषण कला को प्रांगत व परीक्षित करता रहा तथा जब वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हो गया तो वह वापस वहीं आया। उसी उपवन में उसी स्थान पर पुनः एकत्रित हुए लोग। फिर से एक उत्साह लोगों के चेहरे पर थी। और जब उस यूनानी युवक ने भाषण देना आरंभ किया तो श्रोताओं की पलक न झपकने बंद कर दिया। चुप्पी छा गई तथा सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस प्रतिभाशाली युवक की वाणी पर भाषण कला का ऐसा श्रेष्ठ रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। युवक की भाषण करने की शक्ति शयन प्रचार होने लगा। लोग उसकी ओर सम्मोहित होने लगे तथा सारा यूनान पर उसकी भाषण कला की धाक छा गई। ये युवक कौन था? ये था प्रसिद्ध विद्वान डिमोस्थेनीज। आज भी जब विश्व के महानतम वक्ताओं की सूची बनती है तो उसमें जूलियस सीजर, सिसरो, एडम वर्क, लॉयड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, श्रीनिवास शास्त्री, लाजपत राय का नाम तो आता है, किंतु सिक्के पर एक ही नाम है, डिमोस्थेनीज। वह डिमोस्थेनीज जो कभी हकलाता और तुतलाता था, जिसने अपनी संकल्प शक्ति से न केवल अपनी जन्मजात कमजोरियों पर विजय प्राप्त की वरना साथ ही अपने लक्ष्य की पूर्ति अद्वितीय ध्येयवास एवं लगन के माध्यम से की। लकड़ी के केबिन लिंकन की धुन। लकड़ी के केबिन में जन्म लेने वाले अब्राहम लिंकन को ज्ञान प्राप्त करना बेहद शौक था। सड़क के किनारे सरकारी लालटेनों के नीचे बैठकर पढ़ने वाला लिंकन एक ऐसे पुस्तकालय की खोज में था जिसमें कानून के लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ हो। उसे ज्ञात हुआ कि उसके गांव की नदी के उस पार एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहता है। अकेले उनके पास पुस्तकों का अपार भंडार है। लिंकन के किराए की नावली तथा एक दिन स्वयं से खेता हुआ निकल पड़ा दूसरे किनारे की ओर। दुर्भाग्यवश नाव मार्ग में एक शिला से टकरा गई तथा टूट गई। नदी के बीचों बीच बर्फीले पानी में अपने आप को पाकर लिंकन कुछ परेशान अवश्य हुआ। अगले क्षण सोचा, अब वापस नहीं जाऊंगा, लक्ष्य की ओर ही चलूंगा। लिंकन उस बर्फीले पानी में तेजी से तैरना शुरू किया। काफी कष्ट पाकर वह दूसरी ओर किनारे पर पहुंचा गया जहां जज साहब का निवास स्थान था। जज साहब घर पर नहीं थे। लिंकन ने लकड़ियों एकत्रित की, उन्हें जलाया तथा उन्हें ठंड दूर की। जज साहब का मकान खुला था। सूखे पत्तों तथा धूल से मकान गंदा हो चला था। लिंकन ने साहस किया। जज साहब के घर में सफाई की, किताबों पर से मिट्टी हटाई तथा सभी वस्तुओं को सुव्यवस्थित कर दिया। घूम घुमाकर जब जज साहब अपने घर वापस पहुंचे तो विस्मित रह गए। सामने पाए एक लंबे दुबले किंतु फिर भी सुडौल नवयुवक को। लिंकन ने जज साहब को नमस्कार किया तथा विनम्र भाव से कहा,
क्षमा करें न्यायाधीश महोदय, आपके घर की सफाई मैंने की है। ऐसी सफाई